नमस्कार। 2025 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं और बिहार आज एक दौराहे पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जो अपने शानदार अतीत और एक मुश्किल वर्तमान के बीच कहीं फंसा हुआ है। तो आइए इस विश्लेषण में बिहार की इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है वो बिहार जिसे हम मगध की भूमि, ज्ञान के केंद्र और महान साम्राज्यों की धरती के रूप में जानते हैं, और फिर एक दूसरी हकीकत है, वो है पलायन का दर्द, हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही और एक ऐसा सिस्टम जिस पर से लोगों का भरोसा टूट सा गया है। यही वो विरोधाभास है जिसके साथ आज बिहार जी रहा है। तो चलिए जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं, और ये आंकड़े सच कहूं तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। बिहार की इकोनॉमी पता है 14.5% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। शानदार है ना? लेकिन यहीं पर एक पेच है, एक गहरा विरोधाभास। इतनी तेज ग्रोथ के बाद भी बिहार में एक आम इंसान की कमाई औसतन सिर्फ 66,000 रुपए है। ये नेशनल एवरेज से बहुत बहुत पीछे है। तो सवाल उठता है कि भाई ये विकास, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? देखिए, ये आंकड़े तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली कहानी तो उन लोगों की है जो इन नंबरों के पीछे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो चलिए विकास के सफर को अब जरा इंसानी नजरिए से देखते हैं। ये एक लाइन बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन पर शायद सबसे बड़ी और सबसे सच्ची टिप्पणी है। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है, नहीं, ये अपने परिवार से, अपनी जमीन से दूर रहने की जो मजबूरी है ना, ये उस दर्द की आवाज है। ये साफ साफ दिखाता है कि लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें मजबूर किया जाता है। और पिछली कहानी के बिल्कुल उलट ये एक उम्मीद की किरण है। मोहम्मद नियामुल अंसारी की ये खुशी इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग घर लौटना चाहते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, एक ऐसा अवसर जो उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का सम्मान दे सके। पलायन तो एक बड़ा संकट है ही, लेकिन एक और आफत है जो बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से को हर साल अपनी चपेट में ले लेती है, और वो है बाढ़ का संकट, खासतौर पर कोसी के इलाकों में। इसे सिर्फ एक बाढ़ की तरह देखना सही नहीं होगा। नहीं, ये एक रोजाना का संघर्ष है। जरा सोचिए, सिर्फ मेन रोड तक पहुंचने के लिए 5 घंटे का सफर और 100 रुपए का नाव का किराया। प्रियंका देवी जैसी हजारों महिलाओं के लिए ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये उनकी रोज की जिंदगी की हकीकत है। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 38,000 एकड़ जमीन पर पल रहे हजारों परिवारों के सपनों के डूब जाने की कहानी है। ये उनकी साल भर की मेहनत है जो कोसी की लहरों में यूं ही बह जाती है। और दुख की बात यह है कि ये कहानी हर साल दोहराई जाती है। आंकड़ों के बाद ये एक बयान उस गहरी निराशा और बेबसी को दिखाता है जो वहां के लोगों के मन में घर कर गई है। ये एक एहसास है कि उन्हें सिस्टम ने, सरकारों ने बस नदी के भरोसे छोड़ दिया है। तो हमने मानवीय संकट को तो देख लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जड़ें आखिर हैं कहां? चलिए अब उन सिस्टमैटिक फेलियर्स का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने बिहार के विकास की नींव को ही खोखला कर दिया है। इसकी शुरुआत होती है साल 2000 से। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो उसने राज्य की आर्थिक कमर ही तोड़ दी। जितने भी बड़े उद्योग थे, जो भी खनिज संपदा थी, वो सब कुछ चला गया झारखंड में, और बिहार औद्योगिक रूप से लगभग खाली हाथ रह गया। आज की ज्यादातर आर्थिक समस्याओं की जड़ें इसी ऐतिहासिक घटना में है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, और बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत नेशनल एवरेज का सिर्फ 1/4 है। अब इतनी कम ऊर्जा के साथ बड़े बड़े उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। जब हम किसी राज्य के भविष्य की बात करते हैं तो शुरुआत तो बच्चों से ही करनी होगी, है ना? लेकिन अगर 19% सरकारी स्कूलों में आज भी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है, तो हम कैसी नींव रख रहे हैं? और ये देखिए, प्रशासनिक नाकामी का एक सटीक उदाहरण, कन्या उत्थान जैसी कितनी अच्छी योजना है जिसका मकसद लड़कियों को पढ़ाना है, लेकिन जब स्कॉलरशिप मिलने में ही सालों लग जाएं, तो योजना अपना मतलब खो देती है और कई लड़कियों को मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यहाँ समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है टूटे हुए भरोसे की। और अब एक ऐसी कहानी जो जमीनी हकीकत को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। सोचिए, अररिया में करोड़ों रुपए लगाकर एक पुल बनाया गया, बढ़िया बात है, लेकिन उसे सड़क से जोड़ने के लिए जमीन लेना ही भूल गए। नतीजा,
एक शानदार पुल पिछले 3 साल से बस एक खेत के बीचों बीच खड़ा है, किसी काम का नहीं। मतलब ये मजाक नहीं है, ये सच है। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी का इससे बड़ा और अजीब उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं, बहुत गहरी हैं, लेकिन क्या कोई समाधान है? क्या कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? बिल्कुल है। चलिए अब बिहार के पुनरुत्थान के लिए एक संभावित रोड मैप पर नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स ने विकास के लिए एक 6 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया है। पहला, सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग जैसे वैल्यू एडिशन के साथ एग्रीकल्चर 2.0। दूसरा, टूरिज्म की वो जबरदस्त संभावनाएं जिनका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तीसरा, हेल्थ केयर को एक ऐसा हब बनाना जो न सिर्फ राज्य बल्कि आसपास के इलाकों की जरूरतें भी पूरी करे। चौथा, आईटी और टेक में निवेश। पांचवां, कुछ खास उद्योगों को बढ़ावा देना। और छठा, जो कि बहुत जरूरी है, प्रवासी बिहारियों की एक्सपर्टाइज और उनके पैसे को राज्य की तरक्की में वापस जोड़ना। ये तस्वीर दिखाती है कि भविष्य की बिहारी इकोनॉमी कैसी दिख सकती है। एक ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ खेती पर निर्भर ना हो, बल्कि जिसके कई इंजन हों। फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर, आईटी, ये सब मिलकर इसे ज्यादा मजबूत और लचीला बनाएंगे। देखिए, सबसे अच्छी योजनाएं भी अच्छे गवर्नेंस के बिना फेल हो जाती हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण है कि बिहार अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। डेटा के आधार पर फैसले लेना एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है, ताकि योजनाओं का फायदा सही लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो इन सब बातों के बाद हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं। 2025 का चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, ये बिहार के लिए एक मौका है। यथास्थिति बनाए रखने या फिर एक नई शुरुआत करने के बीच एक को चुनने का। धीरू किसान की एक लोक कथा है जो हमें एक बहुत ताकतवर सबक सिखाती है। जब सूखे से सबने हार मान ली तो धीरू ने अकेले ही एक नामुमकिन सा काम शुरू कर दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसके अकेले के संकल्प को देखकर पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया और सबने मिलकर वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। बिहार के हर नागरिक में एक धीरू है, जिसे बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, 2025 में बिहार के लोग क्या चुनेंगे? क्या वे और आंसू बहाएंगे या वे धीरू किसान की तरह मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे और अपने गौरव को वापस हासिल करेंगे? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के हाथ में है।